अरे बच्चों, अभी हमने इसी लेसन के पिछले वीडियो में धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है जब धातुओं को हवा में जलाया जाता है। धातुओं को वायु में जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर संबंधित धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, अधिकांश धातु यह गुणधर्म प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए जब कॉपर को हवा में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना देती है। आप यहाँ समीकरण में देख सकते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर, जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और इसी तरह से एल्यूमिनियम, आप चित्र में देख सकते हैं, एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ये धातुएं वायु से अभिक्रिया करती हैं, ऐसा हम समझ पाए हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। सभी धातुएं अलग अलग स्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, लेकिन करती हैं। सोडियम और पोटेशियम को इसीलिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेज क्रियाशील होती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती हैं और जल में भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं और वायु के साथ भी। तो इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग न पकड़ जाए, इसे रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोका रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन तेल में रखने पर न तो ये जल के संपर्क में आती है और न वायु के संपर्क में आती है। आप यहाँ समीकरण के रूप में समझ सकते हैं, सोडियम जल से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी प्रकार से पोटेशियम जो है वो भी जल के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये समीकरणें हमें ये बता रही है कि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत तेज अभिक्रियाशील है, वायु के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और जल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, खुले में रखते ही आग कर लेते हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वायु और जल के संपर्क में न आए। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं, वैसे तो धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षार के दोनों प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड को अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। हम उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम को लेते हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और जल बनता है। तो लवण बना और जल बना। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को हम क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है और जल बनता है। तो दोनों ही स्थितियों में यह लवण और जल बना रहा है, इसलिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अम्लीय और क्षारकीय दोनों मानेंगे। ये दोनों प्रकार की ऑक्साइड है और दोनों को कहते हैं उभय। तो इसलिए हमने इसे कहा ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं, क्या सभी धातुएं अभिक्रिया करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। वायु में अगर हम आयरन को गर्म करें तो दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला पर लोहे का चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो धातु हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं तो इतनी क्रियाशील है कि रखते ही खुले में आग पकड़ लेती हैं, बहुत तेजी से क्रिया करती हैं। हम आयरन को देखें तो आयरन आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन आयरन का चूर्ण डालें तो चूर्ण जलने लगता है। इसी प्रकार से कॉपर का दहन नहीं कर सकते। कॉपर को आग में जलाओ, कितना भी गर्म करके जलेगा नहीं, लेकिन कॉपर धातु के ऊपरी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, काला हो जाएगा ऊपर से।
सिल्वर और गोल्ड, इनको आप जितना मर्जी गर्म करिए, जितना मर्जी जलाने की कोशिश कीजिए, वायु में जलेंगे ही नहीं, अभिक्रिया ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। अगले विषय पर चलते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड जैसी धातुएं सतह पर ऑक्साइड की पतली पर चढ़ जाती है। ऐसा हमने देखा होगा। अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम जो है, नया शाइनी एल्यूमिनियम इस तरह का होता है। कुछ दिनों बाद आप उसके ऊपर एक सफेद रंग की परत बनते हुए देखेंगे। ऐसा आपने घरों में एल्यूमिनियम के बर्तनों पर भी देखा होगा। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की इस परत धातुओं के पुनः ऑक्सीकरण से शोषित होती है। वैसे तो धातुओं का ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके ऑक्साइड जो बनाती है, इससे धातु का संक्षारण होता है जो नुकसान करता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं। एनोडीकरण करके धातुओं पर मोटी परत चढ़ाई जाती है ऑक्साइड की। असल में क्या करता है, कुछ धातुओं पर ऑक्साइड की परत अंदर की धातु तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती और इसलिए वो संक्षारण को रोक देती है। तो एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा धातुओं पर इस तरह ऑक्साइड की मोटी परत बनाई जाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। वायु में संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि अंदर अगर वायु पहुंचेगी ही नहीं, संपर्क में ही नहीं आएगी, तो अंदर की धातु का संक्षारण नहीं होगा। तो बाहर की धातु पर संक्षारण अंदर की धातु के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम को आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो आप एल्यूमिनियम की बनी हुई जब कोई वस्तु लाते हैं तो असल में उस पर एनोडीकरण किया जाता है। उस पर पहले से ही एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत होती है, ताकि वो अब उसका रंग जो है और उसकी जो आकृति है वो बहुत सुंदर बनी रहती है। आकर्षक वस्तुएं पेंट करके भेजते हैं। धातुओं जल से कैसे अभिक्रिया करती हैं? जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस अथवा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। यहां देखिए, धातुएं जब जो है, धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ मिलती हैं, तो धातु का ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातु ऑक्साइड को यदि जल में डालें, धातु ऑक्साइड को यदि जल में डालें तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देती है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं ऑक्साइड जल में घुलनशील होती हैं वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान कर देती हैं, लेकिन सभी धातुएं जल से साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो कौन सी धातु कैसे अभिक्रिया करती है जल के साथ, इसको जरा समझ लेते हैं। हमने कहा था कि पोटेशियम और सोडियम तो बहुत क्रियाशील है। तो पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो बहुत कम निकलती है, इसलिए वो जल नहीं पाती। अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है। मैग्नीशियम के साथ कैसे होता है? मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठंडे पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें आप कैल्शियम के मामले में आप घर पे भी करके देख सकते हैं। कैल्शियम के किसी टुकड़े को अगर आप जल में डालते हैं तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो तैरने लगता है। अब यह अभिक्रिया द्वारा आप समझ सकते हैं, पोटेशियम जल से मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरह सोडियम जल के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो वो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। यदि वो घुलनशील है तो वो हाइड्रोक्साइड बना देंगे। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु
ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त करती हैं। तो ना तो एक गर्म जल के साथ न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं। लेकिन लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ न गर्म अवस्था में, न ठंडी अवस्था में, न भाप में किसी भी तरह से कोई अभिक्रिया नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो हमने कहा धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं। ऐसा हमने पढ़ा था कि धातुओं की जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब क्योंकि लवण बनाती हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये अम्ल को उदासीन कर रही हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति के हैं। जब धातुएं नाइट्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। अन्य अम्लों के साथ तो होती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं होती। ऐसा क्यों? तब हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। इनके ऐसा नहीं है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस बनती नहीं, बनती है, पर वो हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण के कारण, वो ऑक्सीकारक गुण है उसका, वो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीज अति तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, लेकिन सभी नहीं करती। हाइड्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन वो ऑक्सीकृत हो जाती है और जल में बदल जाती है, इसलिए वो जल से बाहर नहीं निकलती। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन सोना जो है, सोना हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करता। गोल्ड अभिक्रिया नहीं करता। गोल्ड को हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गला नहीं सकते, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है एक्वारेजिया। जिसे शाही जल कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है शाही जल। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों ही अम्लों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भभकता हुआ द्रव होता है। यह प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो एक्वारेजिया क्या है? 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। यहाँ सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले पाठ में हमने विस्थापन अभिक्रिया में इसको पढ़ा था। एक धातु दूसरी धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगी तब, यदि वो उससे अधिक अभिक्रियाशील हुई तो। यदि वो कम अभिक्रियाशील हुई तो वह उसको विस्थापित नहीं कर सकती। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसकी क्रियाशीलता को समझना होगा। क्रियाशीलता को समझने के लिए एक सक्रियता सूची होती है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही, गिरते हुए क्रम में, पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। सबसे पहले एक बार विस्थापन को देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए समीकरण में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जिंक जो है कॉपर सल्फेट से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को यहां से निकालकर इसका सम स्थान ले लेगा और जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बाहर हो जाता है। इसी तरह यदि कॉपर सल्फेट में लेड डाला जाए तो लेड ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो वो कॉपर को विस्थापित करके लेड सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब सक्रियता श्रेणी में देखिए सबसे ऊपर है पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता है, कम से कम होता जा रहा है। आयरन, लेड और उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर। हमने देखा कॉपर नीचे है और जिंक और लेड
ये ज्यादा क्रियाशील है। देखिए सारणी में ऊपर है सूची में, इसीलिए इन्होंने कॉपर सल्फेट से जिंक को विस्थापित किया। तो कॉपर सल्फेट, फिर मरकरी, फिर सिल्वर चांदी, और फिर Au गोल्ड सोना। ये सबसे कम क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील हमारे यहां सोना है। धातु और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, ये आपस में कैसे अभिक्रिया करती है, इसको समझने के लिए हमें धातु और अधातुओं की बनावट के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी। हमने देखा था कि धातुओं के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुएं इन्हें छोड़ने का गुण दिखाती हैं, वो इन्हें छोड़कर धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं करती। अधातुओं में बाह्य कोश जो है उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उन सबको नहीं छोड़ सकती, तो वो अधातुएं आयन को लेने का गुण रखती हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने का गुण रखती हैं, तो वो ऋणायन बनाती है। आप देखिए सोडियम के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर का कोश पूरी तरह भरा हुआ है। तो सोडियम के पास दो विकल्प हैं, या तो ये 7 ले ले, जिसे संभाल नहीं पाएगा तो 7 तो नहीं ले सकता, तो वो इस एक को आसानी से छोड़ देगा और सोडियम आयन बनाएगा, तो इसे देने का गुण रखता है। जबकि कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे भरने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो लेने का गुण रखता है। इसी के साथ अगर हम नियॉन को देखें तो नियॉन में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं है क्योंकि इसका बाह्यतम कोश पूरी तरह भरा हुआ है। इसी प्रकार से हम आर्गन को देखें तो आर्गन के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था कि प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करने के लिए या तो वो छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन या वो ले लेगा। अब आर्गन में क्योंकि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अष्टक पहले से पूरा है, इसलिए नियॉन, आर्गन, जिनोन, रेडोन ये सभी जिनका बाह्यतम कोश पूरी तरह भरा हुआ है, ये कोई अभिक्रियाशीलता नहीं दिखाते हैं, किसी से कोई क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं क्योंकि क्रिया नहीं करती। तो अब धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे क्रिया करती हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैल्शियम जो है उसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखती है। जबकि सोडियम के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और उसे छोड़कर अपने अंदर के कोश भरा हुआ है उसका। तो अगर हम इनको इकट्ठे ही एक विलन में डालेंगे तो क्या हम देखते हैं कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण, आयनों की वजह से। एक सोडियम आयन है, धनायन है, और एक ऋणायन है। आयनों के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयनों के मिलने पर, ऋणायन और धनायन के मिलने पर जो यौगिक बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनता है, और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड नाम का एक यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक। तो इसके बारे में, आयनिक यौगिक के बारे में हम समझ लेते हैं कि धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो ये बंध होता है इसे हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आयनिक यौगिकों के गुण क्या है? सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक हमारे सामान्यतः प्रयोग में आता है, ये उसी की बात कर रहे हैं, उसमें अधिकतर सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो इसके गुणधर्म कैसे होते हैं? जब आप आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को ध्यान रखें, याद करें, तो अपने दिमाग में साधारण नमक, जो हम घरों में सफेद रंग का नमक इस्तेमाल करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, उसी के जैसे गुण इसमें मिलेंगे। आयनिक यौगिक के गुण: भौतिक प्रकृति, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर, चोट मारने पर टूट जाएंगे, जैसे कोयला बिखर जाता है, इस तरह से। तो आपने देखा नमक जो है ना बारीक पाउडर के रूप में मिलता है, आसानी से इसके ऊपर कुछ मारो तो इसके जो टुकड़े होते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, आपने ध्यान दिया होगा, आप नमक को तवे पर रख गर्म करेंगे तो ना तो पिघलेगा ना वो जलेगा। तो गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये आयनों के मिलने से बना है और इन आयनों के बीच के बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है।
घुलनशीलता। तो क्या ये घुल जाते हैं? हमने देखा कि ये तो जल में तो आसानी से घुल जाता है हमारा नमक। तो वैद्युत संयोजित यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो आप अगर पेट्रोल में इसको घोलने की कोशिश करें तो आप देखेंगे नहीं घुलता है। वैद्युत चालकता, क्या इनमें से विद्युत गुजर सकती है? किसी विलयन से विद्युत चालने के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता है। अब क्योंकि अगर हम ठोस नमक लेते हैं, सूखा नमक लेते हैं, तो हम देखते हैं इसमें तो आयन गति नहीं कर सकते। अब क्योंकि आयन गति नहीं कर सकते तो ये विद्युत का चालक नहीं है। लेकिन यदि हम इसका विलयन बना लें या इसको गलित अवस्था में ले आए तो ये विद्युत का चालन करने लगेगा। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों में गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो हमने देखा कि आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन विलयन में जल की विलय अवस्था में जल में घोल दो या उन्हें गलित अवस्था में ले आओ तो वो विद्युत का चालन करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो आकर्षण बंध है वो टूट जाता है और उस स्थिति में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस वीडियो में भी इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप किसी विशेष वीडियो को देखना चाहते हैं, विशेष विषय को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ताकि हम उस विषय पर आपके लिए वीडियो बना सकें।